मई का महीना ख़त्म होने को था और संजू बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी संजू अपने नानी नाना के यहाँ पे जाने वाली थी। और जैसे हर बार ही उसकी सारी गर्मी की छुट्टियाँ अपनी नानी के यहाँ बीतती थी, इस बार भी वो वैसे ही सामान वगैरह लगा के रेडी हो गई कि वो अपने नानी के घर जाएगी और वहाँ जाके बाकी अपने दोस्तों के साथ छुट्टियाँ एंजॉय करेगी। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब संजू को नानी के यहाँ जाना था। अब संजू फटाफट अपने पापा मम्मी के साथ गाड़ी में बैठ के नानी के यहाँ जाने को निकल गई। अब संजू नानी के यहाँ जाके बहुत खुश हुई और उसके पुराने सारे दोस्त उसे मिल गए और वो सारी चीज़ें जो मिस कर रही थी वो शहर में, सब कुछ उसे गांव में मिल रहा था। और संजू का काम ही गर्मी के टाइम में यही था कि वो सारे खेत खलियान घूमती, बार बार बगीचों में जाती, आम तोड़ती और जाके अपने दोस्तों के साथ उन्हें खाया करती। अब ऐसे ही एक दिन की बात है जब संजू ऐसे ही बगीचे में वापस गई और अपने दोस्तों को आम तोड़ने के लिए बोला उसने, और सभी लोग पत्थर मार के, कुछ लोग पेड़ पे चढ़ के ऐसे आम तोड़ने लग गए। अब बच्चों में आम तोड़ने की तो इतनी ललक होती है कि भले वो खा ना पाए लेकिन उनको बहुत सारे आम तोड़ के इकट्ठा करने का शौक हो जाता है। वैसे ही हो रहा था, अब कंपटीशन सा हो गया कौन ज्यादा आम तोड़ता है। तो कुछ दोस्त पेड़ पे चढ़ के तोड़ रहे थे, कुछ ऐसे ईंटें मार मार के तोड़ रहे थे पत्थर से। बहुत सारे आम इकट्ठा हो गए और ऐसे ही एक आम ऊपर से टूटा और जाके जमीन में एक दूर कोने में गिर गया, एक दूसरे पेड़ के पास में। और संजू भाग भाग के उसे उठाने के लिए गई। अब जैसे ही संजू वो आम उठाने के लिए झुकी तो संजू की निगाह पड़ी कि वहाँ जो आम जहाँ पे गिरा हुआ है, वहाँ पास में हल्की सी मिट्टी खुदी हुई और कोई बक्सा टाइप का दिख रहा है वहाँ पे। और वो काफी सजा हुआ और अजीब सा, बहुत फैंसी सा बक्सा, लेकिन बहुत पुराना, मिट्टी में सना हुआ था और साइड से उसका कॉर्नर दिख रहा था। और संजू ये देख के बहुत चौंक गई कि यार इतना बक्सा बक्सा किसने रखा हुआ है यहाँ पे। और उसको लगा कि कुछ ना कुछ होएगा इसके अंदर, बच्चों में तो इतनी एक्साइटमेंट होती है। उसने फटाफट उस बक्से को निकाला और ऐसे ही बक्से में कई सारी चीजें रखी थी, जैसे किसी औरत का कोई सामान हो। बड़े सारे कंगन और चूड़ियाँ और साड़ी वगैरह सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ था और जो कुछ भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब भी उसमें था। अब संजू को बड़ा मन किया ये सब सामान देख के पहनने का, उसको अपने साथ घर ले जाने का। तो संजू ने सोचा कि घर ले जाऊंगी अगर ये बक्सा तो हो सकता है नाना देख ले और डांटने लग जाए कि किसी का सामान उठा के लेके आई है। तो संजू ने क्या किया, फटाफट 2 पायल निकाली उसमें से और उनको अपने साथ रख लिया और ले जाके उन्हें अपने सीधे घर पे नानी को दिखाने लग गई कि नानी देखो, ये मुझे आज बक्से के अंदर एक पायल मिली है। नानी ने बहुत चौंक के पूछा, तुम्हें ये बक्सा कहाँ मिला? तो संजू बोलने लगी कि अरे हम जब आम तोड़ने गए थे ना, तो वहीं पर एक मिट्टी के पास में ना ये बक्सा छिपा हुआ सा था और जब मैंने निकाला तो उसके अंदर बहुत सारा सामान था। तो मैंने सिर्फ पायल निकाल ली क्योंकि नाना जी मना करते हैं कोई और सामान उठाने के लिए, किसी और का सामान लाने के लिए। तो जैसे ही संजू ने ये बोला ना कि उसने बक्से से निकाला है सामान, नानी बहुत गुस्से में और बहुत डर के साथ संजू को देखने लग गई और संजू को बोलने लगी, तुझे पता है तूने क्या किया है पागल लड़की? तो संजू ने बोला, नानी मैंने क्या किया, अब इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तो नानी ने बोला कि ये गांव की एक रीत है, जो भी कोई औरत या कोई भी ऐसे आदमी जिसकी भी आत्मा भटकती है या बहुत ज़्यादा किसी को परेशान करती है, तो उसका सारा सामान एक बक्से या पोटली में करके उसकी आत्मा को उसके साथ बांध के ज़मीन में गाड़ देते थे और शायद ये भी किसी ने गाड़ा होगा वहाँ पे और तुम इसे वहाँ से निकाल लाई। तो संजू बोली कि कैसे पता आपको किसी ने गाड़ा होगा, हो सकता है किसी का सामान हो, कोई रख के भूल गया हो वहाँ पे और ऊपर मिट्टी जम गई हो। तो नानी ने बोला कि नहीं, मुझे पक्का पता है ये सामान किसी बुरी आत्मा का है और अगर तुम इसे उठा के लेके आई हो तो अब तुम्हारे पीछे वो आत्मा लग जाएगी। तो संजू ने बोला कि नानी आप मजाक कर रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची बताओ ऐसा कुछ होगा? तो नानी ने बोला कि अगर तुम इसे ठीक से रख के वापस नहीं आई तो शायद तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो संजू बहुत चौंक गई, लेकिन उसने नानी की इस बात को थोड़ा नज़रअंदाज किया कि हो सकता है नानी ऐसे कुछ भी बोल रही हूँ, बूढ़ी हैं। तो संजू ने उनको बोला ठीक है, पहन के देखती हूँ नानी, देखो मेरे पैर में कितनी अच्छी लग रही है। और यही बोल के वो ऐसे छम छम करती हुई भाग गई घर से बाहर वापस खेलने के लिए। अब नानी बहुत टेंशन में आ गई और उनको समझ नहीं आया था वो करे क्या। और संजू ऐसे दिन भर खेली अपना और थक हार के घर वापस आई, फटाफट खाना पीना खाया और ऐसे ही जाके बिस्तर पे लेट गई। अब वो जब नानी के पास गई थोड़ी देर लेटने के लिए तो नानी को बोलने लगी, नानी कहानी सुनाओ। तो नानी उसको सुलाने के लिए ऐसे ही कहानियाँ सुनाने लग गई और इतने में पता नहीं क्या हुआ, संजू की आंख लग गई, उसको बहुत गहरी नींद आ गई और नानी धीरे से उठ के अपने बिस्तर पे चली गई और संजू वहीं पे सो गई। अब संजू जब सोई तो नानी पास में थी, उसको लगा नानी पास में रहेंगी, लेकिन संजू इस टाइम बिस्तर पे अकेली सो रही थी। और जैसे संजू की आंख खुली, संजू बिस्तर पे लेटी थी अपने और उसके बेड के सामने एक चेयर पड़ी हुई थी और उस चेयर पे
एक बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावनी औरत बैठी हुई थी, जो लगातार टकटकी बांध के सिर्फ और सिर्फ संजू को देखे जा रही थी। और संजू डर के मारे बहुत तेज चिल्लाने लगी। अब संजू पूरी ताकत से एकदम नानी के कमरे में भागने लग गई और संजू को बार बार ये महसूस हो रहा था कि वो औरत संजू के पीछे पीछे भाग रही है। और संजू ने जैसे ही नानी के रूम का गेट खोला ना, संजू बहुत तेज डर गई, क्योंकि नानी उस रूम में नहीं थी, लेकिन वो औरत नानी के रूम में ऐसे ही जहाँ नानी लेटती है वहाँ बिस्तर पे लेटी हुई थी। और जैसे उसने संजू को गेट खोलते हुए देखा, वो वैसे एकदम सीधे उठ के बैठ गई और इस बार संजू को वापस दौड़ाने लग गई। संजू की हालत बहुत ख़राब थी, वो डर के पूरे घर में भाग रही थी और भागते भागते वो नाना जी के रूम में गई। नाना जी के रूम में जाके देखा उसने, अभी नाना जी बिस्तर पे सोए थे और संजू बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला के नाना जी को बताना चाहती थी कि वो औरत संजू के पीछे लग रही है, लेकिन संजू कितना भी चिल्लाए, कुछ भी कर ले, नाना जी तक पहुंच भी नहीं पा रही थी। वो दूर दूर से चिल्लाई थी, नाना जी को आवाज़ नहीं जा रही थी, कुछ भी नहीं कर पाई थी। और संजू को लग रहा जैसे उसका शरीर किसी ने पकड़ के वहीं पे उसको रोक दिया हो। बहुत ताकत लगाई संजू ने, लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाई। और देखते ही देखते वो औरत संजू के एकदम फेस के सामने आ गई और उसका फेस संजू ने जैसे ही पास से देखा, एकदम सफ़ेद चेहरा, उस पे इतनी झुर्रियाँ पड़ी हुई, उसकी सफ़ेद आँखें, उसके पूरे चेहरे पे जो बाल ढक रहे थे उसे, सफ़ेद साड़ी, सब कुछ बहुत डरावना था। इतना डरावना कि संजू वहीं के वहीं बेहोश हो गई। संजू को उसके बाद कुछ भी याद नहीं। और जब सुबह संजू की आँख खुली तो संजू को पता चला कि वो सपना देख रही थी और जो कुछ भी था वो सब कुछ सपने में हुआ था। अब संजू भाग भाग के गई नानी के पास और उसने नानी को सब कुछ बताया कि उसने रात में सपना देखा और ऐसी ऐसी चीज़ें उसने देखी हैं। तो नानी ने बोला कि बेटा, मैं भी पास के जो पंडित जी हैं मंदिर में, उनके यहाँ पे गई थी और मैंने उनसे तुम्हारे जो तुमने पायल निकाली उसके बारे में बात की। और पंडित जी ने बोला है कि जिसने भी ये पायल निकाली है या जो कुछ भी सामान उस चुड़ैल का निकाला है, उसी इंसान को ये सामान वापस जाके रात में रखना पड़ेगा। और ये काम दिन में नहीं हो सकता, रात में ही जाएंगे और रात में ही वहाँ पे सामान रख के वापस आना होगा, वरना वो औरत इतनी ज़्यादा खतरनाक है, वो जो भी आपकी बच्ची पोती है उसकी जान ले सकती है। और यही बात नानी ने संजू को बता दी। अब संजू बहुत डर गई कि रात में अकेले वो कैसे जाएगी उस बगीचे में, और जब सपना इतना डरावना आ रहा है और वो पीछे लग गई है तो कैसे संजू बच पाएगी उससे। और संजू को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया कि अब होगा तो क्या होगा आगे। तो नानी ने बोला कि नहीं, पंडित जी ने एक लॉकेट भी दिया है, तुम वो लॉकेट पहनो, उससे वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। बस तुम्हें जाना है, उस आत्मा की आवाज़ पे कोई रिएक्ट नहीं करना है। वो आत्मा किसी की भी आवाज़ निकाल सकती है, हो सकता है तुम्हें मेरी आवाज़ आए, हो सकता है तुम्हें तुम्हारे पापा मम्मी की आवाज़ आए, कोई भी आवाज़ तुम्हारी जानी पहचानी हो सकती है, लेकिन तुम्हें उस पर रिएक्ट नहीं करना है। तुम बस जो भी सामान लेके जा रही हो वो वहाँ पे वापस रखो और माफ़ी मांग के अपने घर पे सीधे वापस लौट के आना। और घर आके फटाफट मैं पूजा पाठ का सामान तैयार रखूंगी और तुम आके थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके और जो बुरी नज़र हटाते हैं वो सब करके तुम डायरेक्ट नहा लेना। ये सब प्लानिंग नानी ने कर ली थी और संजू को भी समझा दिया अच्छी तरीके से। और संजू को एकदम साफ ही मना किया कि कुछ भी हो जाए, कोई भी तुम्हें दिखे या कुछ भी हो जाए, तुम्हें बस वो सामान रख के वापस आना है। हम में से वहाँ पे कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा कोई छलने की कोशिश करता है तो तुम समझ जाना कि वो हम में से कोई नहीं है, वो एक आत्मा है। संजू ने बहुत हिम्मत रखी और नानी की पूरी बात सुनी समझी। उससे जो गलती हो गई थी सुधारने का वक्त आ गया था। तो संजू ने फटाफट सारा जो भी उसने पायल वगैरह पहना हुआ था सब निकाला और रात का वेट करने लगी। जैसे ही रात हुई संजू ने कान में ईयरफोन्स डाले जिससे कि किसी की कोई आवाज़ उसको सुनाई ना पड़े और पूरी तेज़ी में वहाँ से चलने लग गई। और संजू जैसे ही चलने लग गई उसको रास्ते में इतना ज़्यादा डर लग रहा था, हालांकि उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि अभी कान में बहुत तेज़ म्यूजिक चल रहा था, लेकिन संजू को बराबर किसी के साथ चलने का एहसास हो रहा था। बार बार उसको लगा था कोई टच कर रहा है, बार बार उसको लगा था जैसे कोई उसको रोकना चाहता है, लेकिन संजू भगवान का नाम लिए जा रही है, कान में म्यूजिक चल रहा है और वो संजू बस आगे बढ़ी जा रही है। जैसे तैसे करके संजू बगीचे के पास पहुंच गई और जहाँ पे उसने उस पेड़ के पास से सामान उठाया था वो संदूक भी उसे मिल गई। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया, उसके कान में जो भी गाना चल रहा था, जो भी चीजें चल रही थी वो एकदम से बंद हो गई और संजू को अब आसपास की सारी आवाज सुनाई पड़ रही थी। और इतने में ही संजू को बहुत तेज चीखें सुनाई पड़ी, जैसे उसकी मम्मी बहुत तेज तेज चीख रही हो, बहुत दर्द में, और बार बार संजू का नाम लेके बोल रही हो कि संजू मुझे बचाओ, संजू मुझे बचाओ। अब संजू वो चीज याद रख रही थी कि उसकी नानी ने इस बात को मना किया कि कुछ भी हो जाए रिएक्ट नहीं करना है, जो भी होगा बाद में देखूंगी। संजू बहुत हिम्मत कर रही थी और बार बार वो सामान जो कुछ भी उसने निकाला था वो रख के बस भागना चाहिए थी वहाँ से, लेकिन अभी भी संजू को वही महसूस हो रहा है कि कोई साथ में है, कोई साथ में चल रहा है। और उसकी मम्मी की आवाज़ तो कंटिन्यू आई जा रही है, कभी उसके भाई की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी उसे, और संजू समझ गई कि ये सब कुछ एक छलावा है, उसे वहाँ से भागना होगा।
संजू ने जैसे ही पायल उस संदूक में रखी और संदूक को हल्का सा मिट्टी के अंदर किया, संजू पूरी ताकत से वहां से भागी। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी, ना ही अपनी मम्मी की आवाज सुन के, ना पापा ना भाई, कुछ भी नहीं। बहुत तेज भागी वो वहां से और सीधे अपने आके घर पे रुकी। नानी पहले से सारा सामान लेके बाहर खड़ी हुई थी और नानी ने वहीं पे उसको जो थोड़ा बहुत नजर वगैरह उतारते हैं और जो बुरी नजर होती है उसको फेंकने के लिए थोड़े बहुत टोटके वगैरह किए और उसको घर के अंदर जाके बिना कुछ बोले नहाने को बोला और संजू ने वैसा ही किया। अब जब संजू बाहर आई तो नानी ने बोला कि जो कुछ भी तुमसे हुआ, तुमने जो भी गलतियां की थी, तुमने उसकी माफी मांगी। तो संजू ने बोला कि हाँ, मैंने सब कुछ मतलब माफी मांग ली, सारी चीजें कर दी हैं और मैं दोबारा से कभी ऐसी कोई गलती रिपीट नहीं करूंगी। तो नानी ने बोला कि अब वो आत्मा तुम्हारे पीछे नहीं आएगी क्योंकि जो भी तुमने उसका सामान उठाया था वो तुमने वापस रख दिया। तो अब बस तुम दोबारा से कभी ऐसी गलती मत करना और भगवान का जो लॉकेट तुम्हें दिया है वो अभी अपने गले से मत उतारना। तो संजू ने बोला हाँ, और संजू को कुछ दिन तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हुई, लेकिन संजू बहुत सुस्त रहने लग गई और संजू के मन में कहीं ना कहीं वो बात बैठ गई थी जो भी उसके साथ अभी रिसेंटली हुआ था। संजू ने सारी बातें अपने पापा को बताई और जो कुछ भी था सब कुछ फिनिश करके यहाँ से अपने घर वापस चली गई। और उस दिन के बाद से संजू नानी के यहाँ आई तो लेकिन उसका खेलना कूदना जैसे पहले निश्चिंत होकर खेला करती थी वैसे उसने कभी नहीं किया। और इसी के साथ हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आम तोड़ने गए हो तो हमेशा आम तोड़ो, ये उठा उठा के सामान घर पे लाने की जरूरत नहीं है। क्या पता किस सामान के साथ में कौन सी बुरी आत्मा लैच होके आपके साथ आ जाए। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।